नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कहना चाहिए गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये है 2023 से 2025 तक चला गाजा इजराइल युद्ध। हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है, द गाजा इजराइल वॉर, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट 2023-2025। जी, और आज हम इसी रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये सब शुरू हुआ, इंसानों पर इसका क्या असर पड़ा और अक्टूबर 2025 तक क्या स्थिति बनी। बिल्कुल, और ये साफ कर दें कि हमारी सारी बातचीत सिर्फ इसी रिपोर्ट पर आधारित है। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जानकारी सामने रख रहे हैं। जी हाँ, ये जरूरी है समझना कि ये सिर्फ रिपोर्ट के तथ्यों का विश्लेषण है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद उस दिन से जब ये संघर्ष एकदम से भड़क उठा। जी बिल्कुल। देखिए, संघर्ष की जड़ें तो खैर बहुत पुरानी और उलझी हुई हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये जो हालिया और शायद सबसे विनाशकारी दौर रहा, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 को। 7 अक्टूबर 2023 में। रिपोर्ट उस दिन के बारे में क्या बताती है? कुछ खास था उस दिन? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि उस दिन यहूदियों का एक अहम त्योहार था, सिमचाट टोरा और शेमिनी अट्सरेट, और उसी सुबह करीब 6:30 बजे। सुबह? जी, सुबह 6:30 बजे हमास ने अचानक एक बहुत बड़ा हमला किया। नाम दिया ऑपरेशन अल अलक्सा फ्लड। और चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ 20 मिनट में इजराइल पर 3000 से 5000 रॉकेट दागे गए। 3 से 5000 20 मिनट में? ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। जी, ये एक जबरदस्त शुरुआत थी। और रॉकेट हमले के साथ साथ जमीनी घुसपैठ भी हुई। अच्छा, जमीन से भी? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार करीब 3000 हमास लड़ाके इजराइल में दाखिल हुए, और वो भी अलग अलग तरीकों से। ट्रक, मोटरसाइकिलें, बुलडोजर तक इस्तेमाल किए गए, स्पीड बोट और पैराग्लाइडर भी। पैराग्लाइडर से? जी, और रिपोर्ट एक और आंकड़ा देती है जो और भी चौंकाने वाला है। कुल मिलाकर करीब 6000 गाजावासी, मतलब गाजा के रहने वाले लोग, 119 अलग अलग जगहों से सीमा पार करके इजराइल में घुसे। 6000 लोग? इसमें कौन लोग थे? सिर्फ लड़ाके? नहीं, यही तो बात है। रिपोर्ट कहती है इनमें हमास की जो खास लड़ाकू टुकड़ी है, नखबा फोर्स, उसके करीब 3800 लड़ाके थे, और बाकी 2200 में आम नागरिक भी थे और दूसरे गुटों के लड़ाके भी शामिल थे। तो ये तो एक बहुत बड़े पैमाने पर और कहना चाहिए सुनियोजित हमला लगता है। इसके नतीजे क्या हुए? रिपोर्ट क्या कहती है? नतीजे बहुत भयानक थे। इन लोगों ने गाजा इजराइल की जो सीमा पर बाढ़ थी उसे तोड़ दिया, कई फौजी ठिकानों पर हमला किया, और रिपोर्ट के मुताबिक 21 इजरायली बस्तियों में घुसकर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओह, कितने लोग मारे गए इस शुरुआती हमले में? कुल 1195 लोग। इसमें 736 तो इजरायली नागरिक थे, 79 विदेशी नागरिक और 379 सुरक्षा बल के सदस्य। और एक जगह रेम इलाके में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। हाँ, सुना था उसके बारे में। वहां अकेले ही कम से कम 325 लोग मारे गए। रिपोर्ट इस दिन को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन बताती है। ये आंकड़े तो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। और उस दिन बंधक बनाने की भी बात हुई थी ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसी हमले के दौरान हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें गाजा पट्टी ले गए। किस तरह के लोग थे इन बंधकों में? हर उम्र के लोग थे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सैनिक, सब शामिल थे। और एक और बात जो रिपोर्ट बताती है वो ये कि इनमें से करीब आधे लोग विदेशी नागरिक थे या फिर उनके पास दोहरी नागरिकता थी। अच्छा, तो ये तो हुआ 7 अक्टूबर का हमला। इसके बाद इजराइल ने क्या किया? जाहिर है इतनी बड़ी घटना के बाद शांति तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने फौरन युद्ध का ऐलान कर दिया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बाकायदा युद्ध की घोषणा। और इसके साथ ही 3.5 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुला लिया गया। 3.5 लाख? बहुत बड़ी संख्या है ये तो। जी हाँ। और फिर इजरायली रक्षा बलों ने यानी IDF ने गाजा पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए, और साथ ही गाजा की पूरी घेराबंदी कर दी। मतलब पानी, बिजली, खाना, ईंधन, सब सप्लाई काट दी गई। घेराबंदी और हवाई हमले, और फिर जमीनी हमला भी हुआ? जी, हवाई हमलों और घेराबंदी के कुछ हफ्तों बाद 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा में अपना जमीनी ऑपरेशन शुरू किया। और इसका मकसद क्या बताया गया? रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने 2 मुख्य लक्ष्य बताए थे। पहला, हमास को पूरी तरह खत्म करना, और दूसरा,
हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था उन्हें छुड़ाना। और ये ऑपरेशन इतना लंबा चला कि रिपोर्ट इसे इजराइल के इतिहास का अब तक का सबसे लंबा फौजी संघर्ष बताती है। सबसे लंबा संघर्ष। तो ये 2 साल कैसे बीते? रिपोर्ट में कुछ मुख्य घटनाओं का जिक्र है। हाँ, रिपोर्ट एक तरह की टाइमलाइन देती है जिससे हमें अंदाजा लगता है कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। देखिए, अक्टूबर 2023 में हवाई हमले और घेराबंदी शुरू हुई। नवंबर 2023 में एक पहला अस्थायी युद्ध विराम हुआ, छोटा सा, जिसमें कुछ बंधकों के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। अच्छा, अदला बदली हुई। जी। फिर दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक उत्तरी गाजा में इजरायली जमीनी कार्रवाई बहुत तेज हो गई। फिर फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच ये ऑपरेशन फैलकर मध्य गाजा तक पहुंच गया। और फिर रफा की बात आई थी। हाँ, मई-जून 2024 में दुनिया भर से कई देशों ने आपत्ति जताई, लेकिन उसके बावजूद रफा शहर पर हमला किया गया। वहाँ बहुत सारे फिलिस्तीनी नागरिक थे जिन्होंने दूसरी जगहों से भागकर पनाह ली हुई थी। ये सिलसिला तो फिर 2025 में भी चला। हाँ, रुका नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भी शांति नहीं आई। जनवरी 2025 में एक और युद्ध विराम हुआ। फिर से कुछ बंधकों और कैदियों की अदला बदली हुई, लेकिन वो भी टिका नहीं। ज्यादा नहीं टिका। मार्च 2025 में इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए। समझौता टूट गया। फिर मई से अगस्त 2025 के बीच गाजा में दोबारा बड़े फौजी अभियान चले। सितंबर 2025 में तो जो गाजा शहर के बचे कुछ हिस्से थे उन्हें भी खाली करने का आदेश दिया गया और उसके बाद भारी बमबारी हुई। बाप रे। आखिरकार अक्टूबर 2025 में जाकर अमेरिका में उस वक्त ट्रंप प्रशासन था, उनकी मध्यस्थता से एक तीसरा युद्ध विराम समझौता हो पाया। तो ये तो मतलब घटनाओं का एक बहुत लंबा और दर्दनाक सिलसिला रहा। इस पूरे संघर्ष में जान माल का जो नुकसान हुआ उसका क्या हिसाब है? रिपोर्ट क्या आंकड़े देती है? आंकड़े, जैसा मैंने कहा, वाकई भयावह है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 तक, यानी करीब 2 साल के संघर्ष में गाजा पट्टी में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। 67,000? जी। और इसमें भी दुख की बात यह है कि इनमें से करीब आधी महिलाएं और बच्चे थे। गाजा का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका हवाला देते हुए रिपोर्ट कहती है कि मरने वालों में 30% बच्चे थे, यानी 20,179 बच्चे। 20,000 से ज्यादा बच्चे? हाँ, और इसके अलावा 17 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। और क्या ये अंतिम आंकड़ा माना जा सकता है या और भी हो सकते हैं? नहीं, रिपोर्ट खुद ये मानती है कि ये शायद पूरी कहानी ना हो। अनुमान है कि करीब 14,222 लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं या ऐसी जगहों पर फंसे हो सकते हैं जहां बचाव दल पहुंच ही नहीं पा रहा है। अच्छा। और इसके अलावा जो मौतें लड़ाई की वजह से फैली बीमारियों से हुई, भुखमरी से हुई या दूसरी अप्रत्यक्ष वजहों से हुई, अगर उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो मरने वालों की असल तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। ये तो गाजा की बात हुई। वेस्ट बैंक का भी जिक्र था रिपोर्ट में, वहाँ क्या हालात थे? हाँ, रिपोर्ट साफ बताती है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में भी हिंसा बहुत बढ़ गई थी। वहाँ इजरायली सेना और जो सेटलर्स हैं, यानी वो इजरायली जो कब्जे वाले इलाके में बसाई गई बस्तियों में रहते हैं, हाँ, उनके हाथों कम से कम 999 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें 212 बच्चे शामिल थे। और साथ ही अक्टूबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच इजराइल ने वेस्ट बैंक से करीब 10,000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। 10,000 गिरफ्तारियां? और इजरायली पक्ष को कितना नुकसान हुआ? सैनिकों का क्या आंकड़ा है? इजरायली सेना को भी नुकसान हुआ, हालांकि फिलिस्तीनी नुकसान के मुकाबले ये काफी कम था। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक युद्ध शुरू होने के बाद से 1152 इजरायली सैनिक मारे गए। 1152? जी। और इनमें से एक बड़ी संख्या, करीब 42%, 21 साल से कम उम्र के युवा थे। ये भी एक दुखद पहलू है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 6,500 से ज्यादा इजरायली परिवारों को शोक संतप्त परिवार का दर्जा दिया गया, यानी उनके परिवार का कोई सदस्य या तो मारा गया या गंभीर रूप से घायल हुआ। जानों के नुकसान के अलावा गाजा में जो तबाही हुई, इमारतों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसका क्या आलम था? रिपोर्ट गाजा में हुई बर्बादी के लिए अभूतपूर्व शब्द इस्तेमाल करती है। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। आंकड़े देखिए, करीब 1,97,000 इमारतें या तो पूरी तरह नष्ट हो गई या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। 1,97,000? हाँ, और ये गाजा की कुल इमारतों का लगभग 84% हिस्सा है। आप सोच सकते हैं। और 90% से ज्यादा घर रहने लायक नहीं बचे। नतीजा, करीब 19 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए। 19 लाख! ये गाजा की लगभग पूरी आबादी है। 19 लाख लोग बेघर, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। और अस्पताल वगैरह, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हुआ? स्वास्थ्य व्यवस्था तो समझिए पूरी तरह से चरमरा गई।
रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में युद्ध से पहले 36 अस्पताल थे। 36? अक्टूबर 2025 तक उनमें से सिर्फ 16 ही काम कर रहे थे, वो भी पूरी तरह नहीं, बस आंशिक रूप से। और इन 16 अस्पतालों में कुल मिलाकर सिर्फ 1800 बिस्तर बचे थे। 1800 बिस्तर? इतने सारे घायलों और बीमारों के लिए? जी बिल्कुल। कम से कम 94% अस्पताल या तो क्षतिग्रस्त हो गए या पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर 697 हमलों की पुष्टि की है। मतलब अस्पतालों पर, क्लिनिकों पर हमले हुए हैं। और स्कूल, कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ? वो भी पूरी तरह ठप। रिपोर्ट बताती है कि गाजा में लगभग 90% स्कूल की इमारतें या तो क्षतिग्रस्त हुईं या नष्ट हो गईं। जाहिर है सारे स्कूल बंद कर दिए गए और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बची जिसे नुकसान न पहुंचा हो। एक पूरी पीढ़ी की तालीम पर असर पड़ा है। ये तबाही और ये जो विस्थापन का मंजर है, जी हाँ। ये तो वाकई दिल दहला देने वाला है। आपने कहा 19 लाख लोग विस्थापित हुए। जी हाँ, गाजा की 85% से ज्यादा आबादी, करीब 19 लाख लोग अपने ही घर बार छोड़कर कहीं और पनाह लेने को मजबूर हुए। और तकलीफ ये है कि बहुत से लोगों को एक बार नहीं, बार बार विस्थापित होना पड़ा। बार बार? कैसे? लड़ाई एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलती गई, लोगों को भागना पड़ा। जहां पनाह ली वहां भी लड़ाई पहुंच गई, तो फिर वहां से भागना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि सिर्फ जनवरी 2025 वाला युद्ध विराम टूटने के बाद ही 7,62,500 से ज्यादा विस्थापन के मामले सामने आए। लोग बस एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे अपनी जान बचाने के लिए। इन मुश्किल हालात में जो लोग काम कर रहे थे, जैसे पत्रकार या सहायता कर्मी, उनका क्या हाल रहा? रिपोर्ट उनके बारे में कुछ बताती है? हाँ, और ये जानकारी भी बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट कहती है कि ये युद्ध पत्रकारों के लिए आधुनिक इतिहास का सबसे जानलेवा संघर्ष साबित हुआ। सबसे जानलेवा? जी। अगस्त 2025 तक कम से कम 242 फिलिस्तीनी पत्रकार इजरायली सेना की कार्रवाई में मारे गए। और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इजराइल ने बाद में खुद ये माना कि युद्ध के दौरान जानबूझकर कुछ पत्रकारों को निशाना बनाया गया था। जानबूझकर निशाना बनाया? ये तो बहुत गंभीर आरोप है जी। और इस पर दुनिया भर के 250 से ज्यादा मीडिया संस्थानों ने विरोध भी जताया था। और जो सहायता कर्मी थे, जो मदद पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब रही। एक तो रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल ने काफी समय तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गाजा में जाने से रोके रखा। इससे वहां से स्वतंत्र खबरें आना मुश्किल हो गया। और दूसरे 224 से ज्यादा मानवीय सहायता कर्मी भी मारे गए। 224? हाँ, इनमें संयुक्त राष्ट्र की जो राहत एजेंसी है UNWA, उसके 179 कर्मचारी शामिल थे। ये वो लोग थे जो मुश्किल हालात में लोगों तक खाना, पानी, दवाइयां पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने शुरू में बंधकों का जिक्र किया था। 2 साल के बाद अक्टूबर 2025 तक उनकी क्या स्थिति थी? क्या वो वापस आ पाए? रिपोर्ट अक्टूबर 2025 तक का अपडेट देती है। अच्छी खबर यह है कि कुल 168 बंधक अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से जिंदा इजराइल वापस लाए गए। अच्छा, 168 लोग वापस आ गए? हाँ, इसमें से 105 तो नवंबर 2023 के पहले युद्ध विराम में छूटे थे, फिर 30 जनवरी 2025 के दूसरे युद्ध विराम में, और 20 अक्टूबर 2025 की जो आखिरी शांति योजना थी उसके तहत रिहा हुए। कुछ और को इजरायली सेना ने ऑपरेशन करके छुड़ाया या वो किसी तरह खुद बच निकले। लेकिन क्या सभी वापस आ पाए? नहीं, सभी नहीं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 20 बंधकों की मौत हो गई थी और उनके शव अक्टूबर 2025 तक गाजा में ही थे। ओह, और इन बंधकों के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी हुई थी ना? जी हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक बंधकों की रिहाई के बदले में इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। जैसे अक्टूबर 2025 की जो आखिरी अदला बदली हुई, उसमें इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इनमें 250 ऐसे कैदी भी थे जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 2000 कैदी। और कूटनीतिक स्तर पर क्या चल रहा था? दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे थे? कूटनीतिक मोर्चे पर रिपोर्ट बताती है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल इस मुद्दे पर कई बार बंटी हुई नजर आई। अमेरिका ने 6 बार युद्ध विराम लाने के प्रस्तावों पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, मतलब प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। 6 बार वीटो? जी। इन सब के बीच कतर एक अहम भूमिका निभाता रहा। बंधकों की रिहाई के लिए जो भी बातचीत हुई, उसमें कतर मुख्य मध्यस्थ बना रहा। क्या इस युद्ध का असर सिर्फ गाजा और इजराइल तक ही सीमित रहा
या आसपास के इलाकों पर भी पड़ा, जैसे लेबनान या यमन? नहीं, असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, पूरे क्षेत्र पर पड़ा। रिपोर्ट बताती है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह गुट है और इजराइल, उनके बीच सीमा पर लगातार गोलीबारी चलती रही। हालांकि दोनों तरफ से कोशिश यही रही कि ये झड़पें बड़े युद्ध में न बदलें। और यमन से भी हमलों की खबरें थी। हाँ, यमन में जो हुथी विद्रोही हैं, उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए और इजरायली ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। और जैसा हमने पहले बात की, वेस्ट बैंक में तो हिंसा काफी ज्यादा बढ़ी गई थी। और आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, रिपोर्ट में इसका कोई अंदाजा दिया गया है? आर्थिक तबाही भी बहुत बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की अर्थव्यवस्था लगभग 83% सिकुड़ गई। आप सोचिए, इकोनॉमी 83% कम हो गई। 83%? जी, दिसंबर 2023 तक ही, यानी युद्ध के कुछ महीनों में ही, फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था को कुल मिला के $3.5 बिलियन का नुकसान हो चुका था। और अगर भविष्य की बात करें तो गाजा को फिर से बसाने और बनाने के लिए, मतलब पुनर्निर्माण के लिए, अगले 10 सालों में 53 से 70 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ने का अनुमान है। 53 से 70 बिलियन डॉलर? हाँ, इसमें सिर्फ घरों को दोबारा बनाने में ही $15.2 बिलियन लगेंगे। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि तबाही के बाद करीब 55 मिलियन टन मलबा हटाना होगा। ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। 55 मिलियन टन मलबा। तो अक्टूबर 2025 में जब रिपोर्ट एक तरह से खत्म होती है, उस वक्त जमीनी हालात क्या थे? आपने एक युद्ध विराम का जिक्र किया था। हाँ, अक्टूबर 2025 तक ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता से जो शांति योजना बनी थी, उसके तहत एक युद्ध विराम लागू था। ये नाजुक जरूर था, लेकिन लागू था। और इसी के तहत आखिरी 20 जीवित इस्राएली बंधक भी रिहा कर दिए गए थे। तो क्या ये स्थायी शांति की तरफ पहला कदम था? कहना मुश्किल है। जैसा कि रिपोर्ट इशारा करती है, इस युद्ध विराम के टिके रहने पर सवालिया निशान थे, क्योंकि पहले के 2 समझौते, जैसा हमने बात की, दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के कारण टूट चुके थे। तो एक अनिश्चितता बनी हुई थी। मतलब युद्ध विराम तो था, लेकिन भरोसा कम था। और जो मानवीय संकट था, उसका क्या वो खत्म हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। युद्ध विराम के बावजूद मानवीय संकट फौरन खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट बताती है कि लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने में अब भी रुकावटें आ रही थी। और इतने बड़े पैमाने पर जो बर्बादी हुई थी, उसके बाद पुनर्निर्माण का काम अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आगे क्या, पुनर्निर्माण के लिए कुछ हो रहा था? हाँ, रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों और कुछ अरब देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए शुरुआती फंड देने का वादा करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होने वाली थी। रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो यही है कि इस युद्ध ने पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल दिए हैं। इसने हमास की फौजी ताकत को बेशक कमजोर किया है, लेकिन इसकी इंसानी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। और इसके असर इजरायली फिलिस्तीनी रिश्तों और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें, ये रिपोर्ट एक बहुत ही, कहना चाहिए, दुखद और जटिल तस्वीर पेश करती है। 2 साल का लंबा संघर्ष, हजारों जानें गईं, इतनी ज्यादा तबाही हुई, और आखिर में अक्टूबर 2025 में एक बहुत ही नाजुक सा युद्ध विराम, जिसके भविष्य का भी कुछ पक्का पता नहीं। बिल्कुल, ये रिपोर्ट हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और अगर हम आगे की सोचें तो एक सवाल मन में उठता है। इसका जवाब शायद इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन सोचना जरूरी है। क्या सवाल? सवाल ये कि रिपोर्ट में जिस तरह का ये चक्र बताया गया है, संघर्ष, फिर तबाही, फिर एक अस्थायी शांति, फिर संघर्ष, इस चक्र को देखते हुए गाजा में भविष्य में जब भी पुनर्निर्माण की बात होगी, तो सिर्फ इमारतें खड़ी करने के अलावा ऐसे कौन से बुनियादी बदलाव करने होंगे जिससे ये विनाश का चक्र टूटे, जिससे शायद स्थायी शांति की कोई उम्मीद बन सके। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से तो शायद ये मसला हल नहीं होगा, है ना? वाकई ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना काफी नहीं होगा, बल्कि उन वजहों को दूर करना होगा जिनसे ये बार बार होता है। इस पर शायद हमें अलग से और सोचने और बात करने की जरूरत है। फिलहाल आज इस रिपोर्ट के इतने सारे जरूरी पहलुओं पर इतनी गहराई से रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो आज की इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं।